नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। पूरी दुनिया में होने वाले जितने भी इवेंट्स आपके पॉकेट पर अगर असर डाल रहे हैं तो उसे यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं, डाइसेक्ट करने वाले और समझाने वाले हैं कि कैसे इस इवेंट का आप पर असर पड़ता है, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चाहे आपके इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे आपकी सैलरी बढ़ने वाली हो, घटने वाली हो इससे, या आपके बिजनेस ग्रोथ या सैलरी या करियर ग्रोथ पे असर आ रहा हो या फर्क पड़ रहा हो उससे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। बिजनेस न्यूज़पेपर्स हम पिक करेंगे सारे आर्टिकल्स को और इन डिटेल डिस्कस करेंगे। वीडियोस ऐसी पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपने फीड को अगर आप बेटर करना चाहते हैं, ऐसी वीडियोस और अपने फीड में आप चाहते हैं तो। शुरुआत करूंगा सबसे पहले आर्टिकल से और यह है लो प्राइजेस हाई जीएसटी डबल वैमी फॉर अपस्ट्रीम एनर्जी फर्म्स। क्या कह रहा है ये टाइटल? बात हो रही है लो प्राइजेस की, कम दाम, सस्ता प्राइस और हाई जीएसटी, टैक्स ज्यादा। ये एक डबल वैमी है, मतलब डबल पनिशमेंट है अपस्ट्रीम एनर्जी फर्म्स की। अब अपस्ट्रीम एनर्जी फर्म्स, ये वर्ड शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा। एनर्जी फर्म्स आपको पता है, राइट? जो एनर्जी से डील करती हैं, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस फर्म्स मतलब कंपनीज। तो अब जानते हैं इस आर्टिकल से कि क्या कह रहा है ये आर्टिकल और कौन है ये अपस्ट्रीम कंपनीज। तो जीएसटी ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सर्विसेज पे बढ़ने वाला है। ठीक है, एक्सप्लोर करना ऑयल को और प्रोड्यूस करना, दोनों पर जीएसटी बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्जिन कम हो सकता है, प्रॉफिट पर का नुकसान हो सकता है इंडियन अपस्ट्रीम कंपनीज को, जो ऑलरेडी परेशान है लो एनर्जी प्राइसेस की वजह से। ये कंपनीज परेशान है कि यार ऑयल के दाम बड़े सस्ते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे में काम करने पे, ऑयल हम बेचने पे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो एनालिस्ट ने वार्न किया है कि जो टैक्स हाइक है ये पुश करेगा इनका कॉस्ट, कि प्रोडक्शन का कॉस्ट जो है इनका क्रूड ऑयल का वो बढ़ेगा, नेचुरल गैस का बढ़ेगा और कंपनीज की अर्निंग्स और कम होंगी। तो काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज होंगी मुझे लगता है कई लोगों के पास ऑयल की, जिसको इसका फर्क पड़ सकता है, जिसके प्रॉफिटेबिलिटी पर इसका फर्क पड़ सकता है। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो आउटसाइड होते हैं जीएसटी नेट के। जो राइज इन प्रोडक्शन कॉस्ट है विदाउट एन ऑफसेट इन सेल्स, इसके वजह से स्टैंडर्ड टैक्सेस रहेंगे। जीएसटी काउंसिल ने भी रिकमेंड किया कि जो यहाँ पे टैक्स है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो हम यूज़ करते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में, ये 12% से बढ़ा करके 18% कर दिया जाए विद इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इंडिया की अपस्ट्रीम इंडस्ट्री है क्या? ये अपस्ट्रीम इंडस्ट्री है कौन सी? सबसे पहले आ जाता है हमारी सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी। इसके अलावा ऑयल इंडिया, OIL बोलते हैं इसे, इसका नाम भी बड़ा कूल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। और अलॉन्ग विद कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड वेदांता का केन ऑयल एंड गैस। इन सबको इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर झेलना होगा अपने मार्जिन्स पे। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो अपस्ट्रीम कंपनीज हम इन्हीं को कहेंगे जो इस टाइम पे लिस्टेड है। तो जो ग्लोबल क्रूड प्राइसेस हैं ये स्लाइड कर रहे हैं, लगातार नीचे गिर रहा है जो कच्चे तेल का दाम है। इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स का फायदा ज़्यादा नहीं हो रहा है। आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसी दाम पे, राइट? आपका कॉस्ट वही है, थोड़ा महंगा बिके तो मज़ा भी है, लेकिन अब ऑयल के दाम तो आप कंट्रोल करते नहीं हो एज अ प्रोड्यूसर। वो क्या कौन डिसाइड करता है? डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होती हैं। आप एग्जाम्पल दीजिए ऑयल एंड गैस के अलावा और ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आप प्रोड्यूस तो कर रहे हो जो भी आपका दाम है, लेकिन प्राइस आप डिसाइड नहीं कर सकते कि किस दाम पे बिकने वाला है। हो सकता है आपने 50 रुपए पे बनाया तो इसको 20 में भी बेचना पड़े और इसको 80 पे भी बेचना पड़े, ठीक है, या फिर 150 पे। आप डिसाइड नहीं करोगे, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगा कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज और आ सकती हैं ऐसे लिस्ट में, और क्या आपके पोर्टफोलियो में ऐसी बहुत सारी मैं कहूँगा इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं इस सेक्टर से, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इनका प्रॉफिटेबिलिटी वैसे ही कम होने लग गया था, क्योंकि ओपेक कंट्रीज, ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने क्या कहा कि हम ना प्रोडक्शन कट करने वाले हैं, लेकिन रीज़न ये है कि इकॉनमी बढ़िया नहीं है, आगे तेल का डिमांड बढ़िया नहीं रहने वाला है, तो प्रोडक्शन को कट कर दिया जाए। बट यहाँ पे क्या हुआ, ऑयल के दाम और घटने लग गए। लोगों को लगा सप्लाई घट रही है तो दाम थोड़े बढ़ेंगे, ऑयल के दाम और गिरने लगे और इनिशियली फिर ओपेक ने डिसाइड किया कि भाई अब तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो बेंचमार्क होता है ब्रेंट, ठीक है। हम लोग ब्रेंट अगर कच्चा तेल देखें इस टाइम पे तो एक बैरल आता है $66 का, जो एक साल पहले $76 का था, $10 सस्ता है, ठीक है। तो ओएनजीसी में अगर आप देखोगे तो 20% का ड्रॉप दिखाया है अपने क्रूड रियलाइजेशन में टू $66 पर बैरल। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंक्लूडिंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज इन 18% जीएसटी स्लैब, ये पार्ट है ब्रॉडर टैक्स रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज का, जहाँ पे ज़्यादातर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज को कंसोलिडेट किया जा रहा है स्टैंडर्ड रेट पे। मतलब एक ही रेट होना चाहिए कुछ इंडस्ट्रियल लेट्स से अगर गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके ऊपर, ताकि एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क बन जाए। तो ये बात हुई हमारे
ऑयल और एनर्जी सेक्टर की, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं एनर्जी सेक्टर बोलूंगा, जो अपस्ट्रीम में डील करते हैं, अपस्ट्रीम एनर्जी फर्म्स हैं। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की कि डिमांड बूस्ट देखने को मिल सकता है, कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं काफी तेजी से एयर कंडीशनर्स, टीवीज और डिश वॉशर का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिफिकली मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर एज अ सेक्टर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक गुड मैन्युफैक्चरर्स ने खुद कहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया डिमांड बूस्ट आ सकता है जीएसटी के कट के बाद। स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरर्स बेट कर रहे हैं कि एयर कंडीशनर्स, डिश वॉशर और टीवी, इन के ऊपर जो टैक्स था वो 28% से आ चुका है 18% पे, तो इनकी सेल्स बहुत बढ़िया रहने वाली है। इनका ये भी कहना है कि कस्टमर्स, दिक्कत ये है कि 22 सितंबर से पहले कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं। तो इस बार कंपनीज का रिजल्ट अगर इस महीने का अगर अच्छा ना है, ठीक है, स्पेसिफिकली सेल्स वगैरह के नंबर एसीज के अच्छे ना आए और गाड़ियों के, तो आप ऐसा मत करना कि जाके सारे शेयर्स बेचने शुरू कर दिए कि यार ये तो बेकार है बेकार है। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक तो इशू आ गया कि लोगों को पता चलेगा कि आगे से ये सस्ते मिलने वाले हैं क्योंकि टैक्स कट है। उन्होंने कहा कि जब हम लेंगे वो तब होगा जब टैक्स ऑलरेडी कट हो चुका होगा, लेकिन टैक्स कट होगा कब? अब डिसाइड हो गया 22 सितंबर से, तो 22 सितंबर के बाद लोग यहाँ पे चीज़ें खरीदना शुरू करेंगे। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो वैसे भी सितंबर में श्राद्ध का महीना होता है, तो लोग बिग टिकट परचेज नहीं करते हैं, बड़े आइटम्स नहीं खरीदते इंडिया में, वो अवॉइड करते हैं। तो बहुत ही चुन करके गवर्नमेंट ने डेट सेट किया है कि 22 सितंबर जो नवरात्रि का पहला दिन होगा वहीं से टैक्स के कट्स एप्लीकेबल होंगे। लेकिन 22 सितंबर तक मुझे लगता है दुकानों पे भीड़ थोड़ी कम रहने वाली है और सामान थोड़ा कम बिकने वाला है। तो जो लोअर जीएसटी है वो एसी की डिमांड काफ़ी पंप करेगा। लार्ज टीवीज और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनका काफ़ी अच्छा यहाँ पे फ़ायदा होगा। एक सबसे पहले तो प्रीमियम्स इंश्योरेंस पॉलिसीज के सस्ते हुए हैं व्हीकल्स, वो भी 22 सितंबर से एप्लीकेबल हैं। तो हमें दिख सकता है कि इस बार दिवाली पे काफ़ी सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस ले या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदें। तो टैक्स कट क्रिएट करेगा एक स्ट्रॉन्गर बैकवर्ड लिंकेजेस फॉर कंपोनेंट जैसे कि कंप्रेसर, डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे ऐसा लोग सोच रहे होंगे कि यार एसी वाली कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ या फिर रेफ्रिजरेटर वाली कंपनी के शेयर खरीद लेता हूँ, टीवी वाले के खरीद लेता हूँ। लेकिन देखो बैकवर्ड लिंकेज निकालो यहाँ पे आप, सबसे ज़्यादा फायदा किसका होगा? ऐसी कंपनी जो इन तीनों कंपनीज को मटेरियल सप्लाई कर रही है। जैसे ये सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं, राइट? तो सेमीकंडक्टर्स हो सकता है इस बार आप जिस कंपनी की एसी कंपनी पर बेट करो, हो सकता है उसके एसी कम बिके, दूसरे के ज़्यादा बिके, राइट? तो ये चूज़ करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप किसी सेमीकंडक्टर कंपनी को चूज़ कर रहे हो तो ये तो आपको पता है कि ये तो बिकना ही बिकना है, राइट? या फिर आप कंप्रेसर्स वाली कंपनी पर बेट करें तो आपको पता है कि कंप्रेसर तो सारी कंपनीज यूज़ करेंगी इसका, तो उसकी सेल्स तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो वैसे ही डिस्प्ले, सेमीकंडक्टर्स, ये इनमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहेगा। तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा आप किस पे? टीवीज पे जो 32 इंच से ऊपर के हैं, और एसीज एंड डिश वॉशर। करेंटली जो कस्टमर वो होल्ड बैक कर रहे हैं अपने परचेजेस को ऑफकोर्स। एंड सिंस 15 अगस्त अगर आप देखोगे तो कस्टमर्स काफ़ी ढीले हो गए थे, क्योंकि 15 अगस्त को मोदी जी ने अनाउंस किया था कि टैक्स कट्स आएंगे, और उसके बाद से काफ़ी परेशान हो गए दुकान वाले, और स्पेसिफिकली कार कंपनीज ने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट को कि आप जल्दी से क्लैरिफाई करो ये टैक्स कट कब आएगा, क्योंकि 15 अगस्त से अभी सितंबर तक अगर आप देखोगे तो गाड़ियां बिल्कुल बिक नहीं रही हैं, बहुत ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लोग नहीं ले रहे हैं जल्दी से, लोग प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। एक तो लोग वैसे ही दिवाली तक वेट करते हैं, और उसके बाद अब आप ऐसा करोगे तो अगस्त में जो कार बिकनी थी वो भी नहीं बिकेगी। तो अगस्त के कार के नंबर्स तो अच्छे नहीं आने वाले, ये आप मान के चलो। तो इन्होंने ऐड किया कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं वो कंसिडर कर रहे हैं कि अपग्रेड करेंगे 3 स्टार से 5 स्टार एसी पे, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो एसी कंपनीज काफ़ी खुश हैं ओवरऑल बेसिस पे। टेलीविजन और डिश वॉशर, इनका भी डिमांड बढ़िया रह सकता है, लेकिन ध्यान बैकवर्ड लिंकेजेस पे भी रखना है। मतलब वो कंपनीज जो कंप्रेसर बेचती है, जो वो कंपनी जो सेमीकंडक्टर बेच रही है इन कंपनीज को, राइट, या फिर वो टीवी स्क्रीन्स बनाती हैं। अब बात करूंगा एक सेक्टर की, वो है पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर ट्रेल कर रहा है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ। तो इंडिया का हेडलाइन इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है। रीसेंट क्वार्टर्स में अगर आप देखोगे रोबस्ट ग्रोथ हमने दिखाया है, और ना कि सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को मदद मिली है इससे, बल्कि ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखोगे तो हमारा ओवरऑल जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रही है उनसे कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट इतना बढ़िया है, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स का डेटा इतना बढ़िया आ रहा है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इतना बढ़िया डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो
प्रॉफिट्स भी बढ़िया रहने चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो एक्चुअली इतने फास्टर पेस से नहीं बढ़ा है। कॉर्पोरेट रेवेन्यूज लगातार ट्रेल कर रहे हैं, पीछे हैं जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है उससे। कंबाइंड नेट सेल्स अगर आप देखोगे लिस्टेड कंपनीज की, जैसे कि आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज देखो, इंश्योरेंस देखो, इंडिया के जीडीपी रेट से कम पे ग्रो हो रहा है ये। तो आप एक्सपेक्ट करोगे जीडीपी 10% से बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, और ज़्यादा रेट से 15% से ये इंडस्ट्रीज और कम से ग्रो कर रही हैं। और नॉमिनल जीडीपी जो है यूज़ करता है करंट मार्केट प्राइसेस, और रियल जीडीपी जबकि देखता है कांस्टेंट प्राइसेस बेस ईयर से, ताकि एडजस्ट कर पाए इन्फ्लेशन को भी इन द इकोनॉमी, और इसे हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो कंबाइंड नेट सेल्स जो लिस्टेड कंपनीज हैं, शेयर बाजार में लिस्टेड है, नॉन बीएफएसआई, मतलब वो कंपनीज जो ना तो बैंकिंग कंपनीज हैं, ना वो फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करती है, ना इंश्योरेंस में, उन कंपनीज में अगर आप देखोगे तो इनकी नेट सेल्स 5.5% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगेंस्ट 8.8% ग्रोथ इन इंडियाज नॉमिनल जीडीपी। तो जीडीपी 8.5%, 9% बढ़ रहा है, सेल्स कंपनीज की 5.5% बढ़ रही है। ये फिगर समझ नहीं आ रहा। और फॉर कंपैरिजन अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट रेवेन्यूज बढ़े हैं 6.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अगेंस्ट 9.7% ग्रोथ इन इंडियाज नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, ध्यान रखना मैं नॉमिनल जीडीपी बोल रहा हूँ। तो लास्ट 9 क्वार्टर्स में इंडिया का जो नॉमिनल जीडीपी है वो मोर देन डबल पेस से ग्रो कर रहा है ऑफ ग्रोथ रिपोर्टेड बाय द कंपनीज की ग्रोथ से डबल जीडीपी का नॉर्मल ग्रोथ रेट कैसे है, ये यहाँ पर इस आर्टिकल में सवाल उठाया जा रहा है। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे बीएफएसआई सेक्टर, मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस वाला सेक्टर है, वो तो अंडर परफॉर्म कर रहा है इंडिया की जीडीपी को भी। नेट सेल्स इनका, मतलब कि जो ग्रॉस इंटरेस्ट इनकम आता है बैंक के लिए, नॉन बैंक लेंडर्स के लिए, ये इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट से भी कम पर ग्रो कर रहा है। और सेक्टर का जो कंबाइंड नेट सेल्स है वो बढ़ा है 8.4%, जो 16.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कंपैरिजन में बीएफएसआई ने आउट परफॉर्म किया है कंट्री की जीडीपी को 9 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक, बिटवीन Q2 FY23 से लेके Q2 FY25 तक, मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 साल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से डबल की रेट से ही ग्रो कर रहा था, और अचानक से बिल्कुल ठंडा पड़ गया। तो क्या रीजन हो सकते हैं? कुछ ही रीजन तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो मैं आपसे सुनना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में बताओ कि पिछले 1 साल में और 1.5 साल में बैंकिंग एक्टिविटीज में ड्रॉप आया, लेंडिंग नीचे गया है, लेंडिंग का डेटा भी, तो ये क्यों हुआ है और किसकी वजह से हुआ है, ये आप बताओगे आज कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करो, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।